चलिए, जय हिंद, नमस्कार। इस एग्ज़ाम जैसा परिवार की को 1001 के पूरा करने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद, दिल की असीम गहराई से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कि आप शब्द नहीं है। जितने भी परिवार जुटे हुए हैं ये क्यूज से जुटे हुए हैं और इस चैनल पे क्यूज चलता ही रहेगा, चाहे हम कल भविष्य में छोटा टीचर रहें, बड़ा टीचर रहें, कोई मायने नहीं रखता है। बस ये क्यूज चलते रहेगा हमेशा, हम अकेले रहें या सबके साथ रहें, लेकिन क्यूज आप लोग को करवाते रहेंगे। लुसेंट, घटनाचक्र, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी 9, 10, 11, 12 ये सारा इस चैनल पर चलेगा क्यूज के फॉर्म में। और आप लोग के लिए रिवीजन के लिए जो है ना, अभी रटवाते हैं हम, एक शब्द को 4 बार 5 बार बोलते हैं। जिसका तैयारी है उसको थोड़ा सा लगता है क्या मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, तो लेकिन जिसका तैयारी हो गया है उसके लिए, जिसका तैयारी टपक रहा है एकदम चारों तरफ जो है ना, उसके लिए शॉर्ट में वीडियो बना देंगे। एकदम सरसरी निगाह से एक बार उसको गुजार लीजिए और ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, बोलना कम है, करना ज़्यादा है, किसी ने कहा है। कोशिश करते हैं इस महान आदमी का बातों को पालन करें। चलते हैं। चलिए, अब आता है आज जो इन वर्ल्ड ज्योग्राफी में भूकंप से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? भूकंप से। 2012 में जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक ना, शायद 2012 या 10, हाँ, तो उसमें ये पहला एक क्वेश्चन पूछा था, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, अध्ययन हो गया, लॉजी हो गया, सिस्मोलॉजी। ठीक ना, बात समझे कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिस्मोलॉजी। चलिए, अच्छा बताइएगा, भूकंप में कितने तरह के कंपन तरंग हैं? भूकंप में कितने तरह के कंपन उत्पन्न होते हैं? यानी 3 तरह के तरंग जो ना उत्पन्न होते हैं। कौन कौन तीनों का नाम? एल। तो देखिए, पी, एस, एल। पी से होता है प्राथमिक तरंगे, प्राइमरी। एस से होता है सेकेंडरी, जिसको कहते हैं द्वितीय तरंग। एल से होता है धरातलीय, ठीक ना, इसको कहते हैं लव तरंग भी कहते हैं। ठीक ना, लोग कहते हैं, शायद हमको लगता है, हाँ, क्योंकि इसका खोज करता था HD लव ने, ठीक ना, इसीलिए कहते हैं इसको लव तरंग। चलिए बताइएगा, पी तरंग की स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बताइएगा, वह कौन सा तरंग है जो पृथ्वी के प्रत्येक सतह से होकर, पृथ्वी के प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है? पी तरंगे जो है ना, पृथ्वी के प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती कौन है? पी तरंगे। ठीक ना, बताइए, वह तरंग जो केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, कौन सा? एस तरंगे। एस तरंगे क्या होता है? केवल ठोस से होकर गुजरती है। और ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर गुजरती कौन है? पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों से होकर गुजरती है। आगे हम आएंगे एल तरंगे पे, ठीक ना। पहले पी तरंगे को बढ़िया से देख लीजिए। बताइएगा, तीनों तरंगे में सबसे ज़्यादा गति किसकी होती है? प्राथमिक की 8 हो गया, द्वितीयक हो गया 4, और तृतीयक हो गया लगभग, हाँ, 2 के आसपास रखिए ना, 8, 4, 2। चलिए बताइएगा, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी तरंग होती है? एल तरंगे सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, एल तरंगे। अच्छा, एक बात ये भी बता दीजिए, एल तरंगे सबसे खतरनाक क्यों होती है? पृथ्वी के धरातल पर एल तरंगे जो आती है पृथ्वी के धरातल पे, इसीलिए सबसे ज़्यादा ये खतरनाक होता है। मानव के लिए जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो कौन सा है? एल तरंगे। ठीक ना, चलिए बताइए, वह कौन सा तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है? वह कौन सा तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से भी होकर गुजर जाती है? पी तरंगे। कौन सा? पी तरंगे। हाँ, सब जगह जो जाती है वो पी तरंगे, पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है। कौन तरंगे? पी तरंगे। बताइएगा, भूकंप के उद्गम स्थान को क्या कहते हैं?
केंद्र, भूकंप के उद्गम स्थान को क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। बताइएगा भूकंप के केंद्र के निकट कौन कौन तरंगे पहुंचती है? तीनों तरंगे भूकंप के केंद्र के पास PSL तीनों तरंगे पहुंचती है। बताइएगा भूकंप केंद्र से कितने किलोमीटर की दूरी तक P और S दोनों तरंगे पहुंचती है? 11,000 किलोमीटर तक P और S दोनों एक साथ पहुंचती है। 11,000 किलोमीटर तक P और S दोनों एक साथ पहुंचती है। P और S दोनों एक साथ पहुंचती है। कितने किलोमीटर तक? 11,000 किलोमीटर। बताइएगा पृथ्वी के केंद्र में कौन सा तरंग लुप्त हो जाता है? S तरंगे क्या हो जाता है? लुप्त। हम पहले ही बता दिए हैं L तरंगे केवल धरातल पे, L तरंगे केवल धरातल पे। और 11,000 के बाद कौन सा तरंग लुप्त हो जाएगा? S। 11,000 के बाद कौन सा लुप्त हो जाएगा? S। तो इसीलिए पृथ्वी के केंद्र में कौन पहुंचेगा? केवल P। बात समझे? केवल कौन पहुंचेगा? P। ठीक ना? बताइएगा कितने से कितने किलो, कहाँ से कहाँ तक के क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं या शैडो जोन कहते हैं? हाँ, 11,000 किलोमीटर के बाद 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचता है। 11,000 से लेके 5,000 के बीच में, ठीक ना, कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाता है। अगर डिग्री में, यहाँ तो नहीं दिया है डिग्री में, 11,000 से 16,000 के बीच के क्षेत्र को छाया क्षेत्र बोलेंगे ना। 11,000 से 16,000 हाँ, के क्षेत्र को कुछ छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक ना? 11,000 के बाद, 11,000 के बाद और 16,000 के पहले क्या कहता है? 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। 11,000 किलोमीटर के बाद जो है ना 5,000 के क्षेत्र में जो है ना के बीच में कोई भी तरंग नहीं पहुंचेगा 11,000 के बाद। बात समझे? तो अगर डिग्री में अगर हम देखें तो कहीं कहीं आपको मिलेगा 103 डिग्री, कहीं कहीं मिलेगा 105 डिग्री। ठीक ना? जहाँ 103 डिग्री मिलेगा, 103 से लेकर 143 डिग्री के बीच कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको कहते हैं शैडो जोन। या जहां मिलेगा 105 से 145 के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? शैडो जोन। बात समझे? डिग्री में। और किलोमीटर में 11,000 के बाद 5,000 किलोमीटर। बात समझे कि नहीं? याद रखिएगा। 5 किलोमीटर तक। हाँ, 5,000 किलोमीटर तक। 103 से 145। हाँ, 100 नहीं, अगर 103 डिग्री लेंगे तो 103 से 143। बात समझे? 105 लेंगे तो 105 से 145। बात समझेंगे ना? देख लीजिए ऑप्शन अनुसार। 40 डिग्री। हाँ 40 डिग्री का मतलब ऑप्शन हाँ बीच में 40 डिग्री ना आ रहा है। हाँ, लगभग 40 डिग्री का अंतर होता है। 40 डिग्री का अंतर है। किलोमीटर में 5,000 किलोमीटर में 5,000। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अधिकेंद्र किसे कहते हैं? ईपी सेंटर। अधिकेंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। ईपी सेंटर किसे कहते हैं? नहीं, देखिए ये 2 क्वेश्चन में जो है ना सब जानता है, जो तैयारी करता है सब जानता है, जो कम जानता है उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, खूबे पूछता है। आदमी जो है ना सब मारता है, और कुछ बना के आता है, कुछ फंस के आता है। बात समझे? तो बताइए आप लोग, नजरें झुकी हो यार। चलिए बताइएगा अधिकेंद्र किसको कहते हैं? ये तो आपके बगल वाला पोर्शन जो है ना इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। अब सत्यम कुमार हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है, कोना में बैठा हुआ है। मेरा कैमरामैन आज बहुत दूर चल गया है। चलिए आप पढ़िए लीजिएगा तभी बताइएगा ना। और कोई इधर हमारे माते श्री सब अधिकेंद्र। हाँ, अब किताबों लुसेंटो लिखल है, पढ़िए के बता दीजिए। वाह, तलिया बजा दीजिए हो थोड़ा सा। ना दम नहीं है, आप लोग ना खा पिए हैं। हाँ, देखिए जब भी ताली बजाने का मौका मिले, इस मौका को कभी मत छोड़िए। ठीक ना? बात समझे कि नहीं? ताली जरूर बजाइए, चाहे कोई भी हो। चलिए ये बात सही है। देखिए जहाँ सुनिए पहले, जहाँ भूकंप जहाँ से भूकंप स्टार्ट हो रहा है, उद्गम हो रहा है जहाँ भूकंप, उसको कहेंगे केंद्र, सेंटर। ठीक ना? उसको क्या कहेंगे? सेंटर। उसको क्या कहेंगे? सेंटर। उसको क्या कहेंगे? सेंटर। लेकिन जहाँ भूकंप का सबसे पहले अनुभव होगा उसको कहेंगे अधिकेंद्र। बात समझे कि नहीं? जहाँ भूकंप उत्पत्ति हुआ, जहाँ से भूकंप का
उत्पत्ति और ओरिजिन हुआ तो उसको कहेंगे केंद्र। मान लो जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ऐसे पृथ्वी है और ये पृथ्वी के बीच में यहाँ क्या हो गया, भूकंप का उद्गम हुआ पृथ्वी के अंदर। होते 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 ये पृथ्वी के सतह पे आ गया। जहाँ पृथ्वी के सतह पे आया तो मानव कहाँ रहता है, पृथ्वी की सतह पे। मानव कहाँ रहता है, पृथ्वी के सतह पे। तो पृथ्वी के सतह पे जहाँ सबसे पहले अनुभव हुआ उसको कहेंगे अधिकेंद्र या इपी सेंटर। क्रिया भूकंप का जहाँ ओरिजिन हुआ, जहाँ से भूकंप का उत्पत्ति हुआ उसको कहेंगे भूकंप का केंद्र। लेकिन भूकंप जहाँ सबसे पहले पहुँचा, अनुभव हो रहा है, पृथ्वी में हलचल होते रहा है लेकिन हम नहीं जाने हैं। जहाँ जाने रे मैया भूकंप आ गलो, तो जिस जगह से जाने उस जगह को कहते हैं हम अधिकेंद्र, इपी सेंटर। ओके क्लियर? हाँ, अब क्या हो गया, गलत बोल दिए क्या कुछ? ओके ना, समझ में आ गया ना? चलिए अच्छा बताइए, अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती है? सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती है। बताइएगा सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान में। बताइएगा भूकंप रेखी या सिस्मोग्राफ पे कितने स्केल हैं? कितने स्केल है? 3 स्केल। बताइए कौन कौन है? हाँ, रॉसी फेरर, मैकेरी और रिएक्टर स्केल। और सबसे ज़्यादा हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं रिएक्टर स्केल, ठीक ना? रॉसी फेरर, मैकेरी और रिएक्टर स्केल, ठीक ना? चलिए ये हो गया। बताइएगा रिएक्टर स्केल का आविष्कार कब हुआ था? हाँ 1935 में। किसने किया था? चार्ल्स रिएक्टर ने। किसने किया था? चार्ल्स रिएक्टर। चलिए ये हो गया आपका भूकंप। लेकिन भूकंप से संबंधित कुछ बातें यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक ना? भूकंप के संबंधित कुछ बातें नहीं दिया हुआ। चलिए अच्छा एक बात बताइए, कहाँ पे भूकंप नहीं आता है? किस महादेश में भूकंप कम आता है या नहीं? बाब आता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया महादेश में। कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया महादेश में। चलिए अब आइए विभिन्न अस्त्राकृतियाँ। बताइएगा निर्माण के आधार पर अस्त्राकृतियाँ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान। बताइएगा उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पर्वत कितने प्रकार के? 4। कौन कौन पर्वत है? हाँ, ब्लॉक हो गया, अवशिष्ट हो गया, संचित हो गया और वलित हो गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं हाँ ब्लॉक पर्वत, ठीक ना? बताइएगा यहाँ एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, बात समझे हैं? एग्जाम्पल है। बताइएगा सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन जो है ना, सबसे पहले हम पूछ लेते हैं काला जंगल। काला जंगल जिसे कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? 21 प्रकार के पर्वत है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत में क्या होता है? जैसे ये 2 गो है, ऐसे पर्वत है, ठीक ना? एगो बीच से एगो भाग क्या हो गया, ऐसे है। एगो बीच वाला भाग क्या हो गया, धंस गया, और दोनों भाग ऊपर उठा हुआ है। ऐसे पर्वत को क्या कहेंगे हम? ब्लॉक पर्वत। बात समझे? नहीं, रिफ्ट घाटी अलग चीज़ हो गया, ठीक है? हाँ, धंसे हुए भाग को कहेंगे रिफ्ट घाटी। जो ऐसे है भाग, जो भाग ऐसे नीचे धंस गया उसको कहेंगे हम रिफ्ट घाटी। बात समझे? समझे कि नहीं? नहीं कहता है सज्जा धंस गया, ऊपर वाला भाग ऐसा ही है, बीच वाला भाग क्या हो गया? धंस गया, तो उसको क्या कहेंगे हम? रिफ्ट घाटी। जो धंसा, उसको धंसा हुआ भाग को कहेंगे हम रिफ्ट घाटी, और पर्वत को कहेंगे हम ब्लॉक पर्वत। बस समझे? अब ब्लॉक पर्वत का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट। कौन है? ब्लैक फॉरेस्ट। बताइएगा सॉल्ट रेंज। ब्लैक फॉरेस्ट हो गया सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान में। सॉल्ट रेंज कहाँ है? वासजेस कहाँ है? वासजेज कहाँ है? फ्रांस में। ये तीनों कैसे पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। बताइए अब आइए अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप जानते हैं कौन सा? जैसे विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुरा की पहाड़ी, नील घाटी, ये सब हुआ भारत का है। सब ये सब कहाँ का है? भारत का। विंध्याचल हो गया, सतपुरा हुआ, नीलगिरी हो गया, पारसनाथ हो गया, राजमहल की पहाड़ियाँ। ये राजमहल की पहाड़ियाँ ये बगले में हमारे साहिबगंज में है, ठीक ना? हमारे पड़ोसे में राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक ना? बहुत अच्छा जगह है, घूमने जाना चाहिए, ठीक ना? और अगला है
सीरा हो गया कहाँ का, स्पेन का। और गैस एवं बूटे की खान कहाँ हो गया, अमेरिका का। ये सब कैसे है, अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है, अवशिष्ट। अवशिष्ट पर्वत मतलब या कुछ नहीं, ये मतलब नहीं कहता अवशिष्ट मतलब अवशेष, हाँ बच जाना नहीं बस समझे, यानी कि ये जो है ना अपने अंतिम अवस्था में है, बस समझे, लुप्त, हाँ खत्म होने अंतिम अवस्था में है, जिस जो अपरदन के फलस्वरूप होता है। बताइए, अब आते हैं संचित पर्वत, ठीक ना। ये संचित पर्वत जो है ना बालू कंकर पत्थर ये सबसे बनता है। संचित पर्वत ये सबके जमा से बनता है, बालू कंकर पत्थर ये सबसे होता है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए सबसे अच्छा जो है ना वलित पर्वत, सबसे अच्छा है वलित पर्वत। तो जैसे जितनी विश्व की जितनी महान पर्वत श्रृंखलाएँ हैं समझे, सभी है वलित पर्वत, जितनी विश्व की महान हो गया। जैसे भारत हमारे एशिया का हो गया हिमालय, एशिया और भारत और नेपाल में है, हो गया एंडीज हो गया, ठीक ना, एंडीज हो गया, हिमालय हो गया, अल्पस हो गया, यूराल हो गया, रॉकीज हो गया, यानी कि पूरा दुनिया के जो है ना सबसे महान पर्वत श्रृंखलाएँ जो है वो सभी कौन सी है, वलित पर्वत। वलित पर्वत किसको कहते हैं जानते हैं, ये जो ऐसे 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 सफवा की तरह ऐसे 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 बहुत लंबा श्रृंखला है, बस समझे हैं, तो उसी को कहेंगे हम वलित पर्वत, ठीक ना। चलिए तो पूछ देगा ये सब। चलिए अब आते हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, एंडीज, ठीक ना। एंडीज कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, बात समझे। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मतलब समझे, इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। ये जो पहाड़ फैला है कितना किलोमीटर तक, 7200 किलोमीटर तक में फैला है, बात समझे, कितना किलोमीटर तक, यानी भारत के पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, 2933। आई कितना है, 7200 किलोमीटर, बात समझ सकते हैं कितना बड़ा हाँ एंडेज, बात समझे कि ना, अनुमान लगा लीजिए कितना बड़ी पर्वत श्रृंखला है। चलिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है बाबू रे, अपना प्यारा माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई कितनी है, अच्छा एक बात बताइए, हिमालय, ऑप्शन देते हैं आप लोग बताइएगा, ठीक ना, ध्यान से, अब जल्दी नहीं जवाब दीजिएगा, ठीक ना। हिमालय कैसी पर्वत है, पहला है, हाँ पहले ही बोले थे, जल्दी नहीं बोलना है, तुरंत अनपच हो जाता है। पहला है वलित पर्वत, हाँ पहला है वलित पर्वत, दूसरा है नवीन पर्वत, ठीक, पहला कथन है वलित पर्वत, दूसरा कथन है नवीन पर्वत, तीसरा है अवशिष्ट वलित पर्वत, तीसरा है अवशिष्ट वलित पर्वत। अब है एक हुआ बी हुआ, 3 कथन हो गया। अब बताइए, केवल एक सत्य है, केवल 2 और 3 सत्य है, तीनों सत्य है, 1 और 2 सत्य है, कोई सत्य नहीं है, हाँ ताली बजा दीजिए हो, 1 और 2, हाँ ये जो है ना वलित नवीन पर्वत है, वलित नवीन पर्वत है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वैज्ञानिकों ने इसकी 8,848 मीटर है इसकी लंबाई, लेकिन अभी मापा जाता है 8,850 मीटर, यानी इसकी लंबाई अभी भी बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये कैसी पर्वत श्रृंखला है, नवीन पर्वत श्रृंखला है, बात समझे कि ना, वलित और नवीन। ओके चलिए, बहुत अच्छा। बताइएगा, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। बताइएगा, वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत कौन सा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक ना। बताइएगा, भू संतति का सिद्धांत किसने दिया है, कोबर ने, किसने दिया है, भू संतति का सिद्धांत किसने दिया है, कोबर। तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया है, जेफरिन, किसने दिया है, जेफरिन। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया है, डेली, किसने दिया है, डेरी। और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है, वेगनर, एकदम राइट आंसर है वेगनर। संवहन बॉक्स में है, संवहन तरंग का सिद्धांत किसने दिया है, होम्स, किसने दिया है, होम्स ने दिया है। रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत किसने दिया है, जोली ने। और प्लेट विवर्तनिक तो जानिए रहे आप लोग, हैरी हैंस, किसने दिया है, हैरी हैंस, किसने दिया है, हैरी हैंस। चलिए अब बताइएगा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा
अरावली जो है ना कैसी पर्वत श्रृंखला है? वलित का हाँ, कैसा है? वलित है। कैसी है? वलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली कैसी है? वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक ना, वलित पर्वत है। बताइएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नहीं, माउंट आबू के निकट गुरु शिखर। कौन है? गुरु शिखर। इसके ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर, ठीक ना। चलिए सुनिए, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, ठीक ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। ध्यान सुनिए पहले, तुरंत नीचे चल जाते हैं, नीचे जाइएगा ना, टेंशन काट लेते हैं। देखिए यहाँ से फिर एक क्वेश्चन पूछता है और फंसाता है, ठीक ना, जल्दी जवाब नहीं देना है, हम अभी लेट नहीं करेंगे, जल्दी बता देंगे। अरावली कैसी पर्वत है? तो सब जानते हैं वलित। हिमालय भी कैसा है? वलित। लेकिन अरावली में वलित है, अवशिष्ट वलित है, अवशिष्ट वलित पर्वत है, जबकि हिमालय नवीन वलित है और अरावली अवशिष्ट वलित है। बात समझे कि नहीं? बात समझे कि नहीं? हाँ, वो अवशिष्ट वलित पर्वत है। अवशिष्ट मतलब समझ रहे हैं ना, बचा हुआ, जो जिसका निर्माण होता है अपरदन क्रिया से। ओके, बात समझे? किताबों में तो सब लिखल है, लेकिन फोकस दे के पढ़ना है। अब उसको कर लीजिए, आप रंग लीजिए, जो करना है कर लीजिए, ठीक ना। रोते रहते हैं इसीलिए ना आप, ठीक ना, अब रंगिए ना, हम खोजते हैं इधर। चलिए, ये हो गया आपका पर्वत। चलिए अब आते हैं हम पठार। अब आते हैं हम पठार। सबसे पहला क्वेश्चन है, पठार की ऊंचाई सामान्यतः कितनी मानी जाती है? 300 से 500 मीटर, फीट, सॉरी फीट, 300 से 500 फीट, 300 से 500 फीट, ठीक ना। समझे? पठार जो होता है, जो सबसे ज़्यादा ऊंचा हो गया, वो क्या हो गया? पहाड़। बात समझे? अब देखो, एक होता है पर्वत, ठीक ना, एक होता है पहाड़ी। एगो पर्वत होता है, एगो पहाड़, एगो पहाड़ी, अलग है। पर्वत हो गया जो ज़्यादा ऊंचा है, वो हो गया पर्वत, ठीक ना। अब पहाड़ हो गया कम ऊंचा। अब पठार में क्या है, ये भी ऊंचा रहेगा, हाँ, लेकिन पर्वत का जो है ना शीर्ष जो है ना नुकीला होगा। पर्वत का शीर्ष क्या होगा? नुकीला। ना समझे बात? ऊपर वाला जो सिरा है वो नुकीला होगा। देखते हैं, पपरनी जाइएगा, हाँ हाँ, पहाड़ का, पहाड़ और पहाड़ी दोनों का बस अंतर क्या रहेगा? पहाड़ का ऊंचाई ज़्यादा रहेगा, पहाड़ी का ऊंचाई कम रहेगा, लेकिन दोनों का शीर्ष का रहेगा नुकीला। बस समझे? ऐसे। लेकिन पठार का क्या रहेगा? ऊंचाई इसका भी, जैसे पहाड़ी का ऊंचाई कम होता है तो इसका भी ऊंचाई कम रहेगा, लेकिन इसका शीर्ष जो है सपाट रहेगा, ऐसे ऐसे सपाट, हाँ, समतल। बात समझे? शीर्ष जो है ना, ऊपर वाला हिस्सा समतल होगा, उसी को कहेंगे हम पठार। बात समझे कि ना? क्लियर हो गया? ओके ओके। चलो आगे हम बढ़ें, आगे बढ़े हो, बताइएगा। तिब्बत का पठार कितना फैला हुआ है? 16,000 फीट, लगभग 4 से 5 किलोमीटर, ठीक ना। उसके बाद हो गया बोलिविया का पठार और उसके बाद कोलंबिया का पठार। चलिए यहाँ तक कुछ नहीं है, चलिए आगे आइए, आइए बताइएगा। हवा के द्वारा उड़ा के लेके गई, हवा के द्वारा उड़ा के लेके गई मिट्टी से किस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है? लोयस। कौन सा मैदान? लोयस मैदान। बताइएगा कास्ट मैदान का निर्माण किस प्रकार से होता है? चूना पत्थर से। कास्ट मैदान का निर्माण होता है चूना पत्थर से। किससे होता है? चूना पत्थर से। बताइएगा समप्राय मैदान का निर्माण कैसे होता है? हाँ, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। समप्राय मैदान का निर्माण कहाँ होता है? समुद्र तल के निकट, समुद्र तल के निकट, लेकिन नदियों के अपरदन के फलस्वरूप। नदियों का अपरदन मतलब समझते हैं? अपरदन मतलब, रुक जाओ, चलिए बोलिए। हाँ, जो नदी कटता है उसको क्या कहते हैं? अपरदन। हाँ, बात समझे? अपरदन नहीं कहता दर दर भटक रहा है, तो दर दर जाके नदी काट रहा है, उसी को कहेंगे अपरदन के द्वारा। नदियों के अपरदन से जो मैदान का निर्माण होगा उसे कहेंगे हम समप्राय मैदान। लेकिन कहाँ? समुद्र तल के निकट।
और ग्लेशियर तो जानिए है हिम के कारण होगा, और रेगिस्तानी जानिए रहे हैं वर्षा कम होने के कारण बालू से होगा, ठीक ना। चलिए अब ये विभिन्न अस्त्राकृतियाँ हैं, इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना, इसको छोड़ दीजिए। अब आइए सीधे अब आ जाइए फ्योर्ड तट। फ्योर्ड तट बताइए किस तट को कहते हैं हम? फ्योर्ड तट। नॉर्वे के तट को कहते हैं फ्योर्ड तट। नॉर्वे के तट को क्या कहते हैं? फ्योर्ड तट। नॉर्वे के तट को कहते हैं फ्योर्ड तट। बताइएगा फ्योर्ड तट का निर्माण जो होता है किससे होता है? नीचे नीचे सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित कुछ तट रेखाएं हैं, हाँ, ठीक ना। बताइएगा नॉर्वे के तट को क्या कहते हैं? फ्योर्ड तट। अब समझिए, यहाँ समझ लीजिए, एकदम नीचे एग्जाम्पल में होगा बबुआ फ्योर्ड तट के, ठीक ना, लास्ट में समझिए। फ्योर्ड तट को समझ लीजिए, किसके मैदान को कहते हैं? नॉर्वे। सुनो पहले, नॉर्वे जो है ना देखिएगा तो सबसे ऊपर है, मैप में देखिएगा तो वहाँ सबसे ऊपर जो देख रहे हैं ना नॉर्वे एकदम सबसे ऊपर है, हाँ। तो सबसे ऊपर ऊंचाई पे है तो वहाँ हिम ज़्यादा होगा, बर्फ ज़्यादा होगा। तो यानी कि फ्योर्ड तट का जो निर्माण होगा वो कौन चीज़ होगा? बर्फ से होगा। कौन चीज़ होगा? बर्फ से। बात समझे? अभिषेक जी दिखा दीजिए नॉर्वे को। नॉर्वे देखिए ना वहाँ ऊपर ऊपर ऊपर, वहाँ हाँ ऊपर, उधर उतना नहीं, अब हटा दीजिए आप, समझे। चलिए अब आते हैं रिया तट। कौन सा तट? रिया तट। नदियों के द्वारा, रिया तट का जो निर्माण होगा नदियों के द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से, नदियों के द्वारा होगा रिया तट का निर्माण। किसके द्वारा होगा? नदियों के द्वारा होगा रिया तट। जैसे प्रायद्वीपीय भारत का जो है ना एग्जाम्पल, प्रायद्वीपीय भारत में जो तट का निर्माण होता है उसको कहते हैं हम रिया तट। तट मतलब जानते हैं? किनारा, हाँ, तट मतलब किनारा, ठीक ना। जैसे हो गया प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग, पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, ठीक ना। पश्चिमी तट किधर हो गया? अरब सागर की ओर। अरब सागर की ओर जो तट है, ठीक ना, बात समझे। पूर्वी तट हो गया बंगाल की खाड़ी, अब पश्चिमी तट हो गया अरब सागर की खाड़ी, ठीक ना। तो इसको कहेंगे हम रिया तट। अब आगे है हैफा तट। कौन सा तट? हैफा तट। सागरीय तटीय भाग के निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित हैफा तट। तो हैफा तट का जो निर्माण होता है सागरीय जल से होता है। किससे होता है? सागरीय जल से। किससे होता है? सागरीय जल से, ठीक ना। जैसे सागरीय जल से भूमि डूब गया तो उससे जो तटबंध बना उसे हम कहेंगे फैजा तट। बस समझे हम, हाँ सॉरी, हैफा तट, उसे बोलेंगे हैफा तट। जैसे यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का एग्जाम्पल है। यूरोप का बाल्टिक तट किसका है? हैफा तट का एग्जाम्पल। यूरोप का बाल्टिक तट कैसा है? हैफा तट का एग्जाम्पल है। चलिए और एक देख लीजिए इसको, डायमेनियन तट। ये पर्वत श्रृंखलाओं से निर्माण होगा। डायमेनियन तट का निर्माण होगा पर्वत श्रृंखलाओं से, ठीक ना। डायमेनियन तट का निर्माण होगा समांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धंसाव से डायमेनियन तट का निर्माण होता है। जैसे यूगोस्लाविया का डायमेनियन तट। चलिए शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती जनगणना कल ही आया था। चलिए भैया, बहुत दिन से हम जो एक बात भूल गए हैं कमेंट में जवाब देने के लिए, सब आप भूल गए हैं, ठीक ना। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्या जनगणना के लिए कोई अनुच्छेद है या नहीं है? है तो किस अनुच्छेद में है? है तो बोलिएगा यस, नहीं तो नो। है तो वो किस अनुच्छेद में चर्चा है। चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं। बताइएगा बंगाल की कला से बंगाल शैली का अग्रदूत किसे माना जाता है? अविंद्रनाथ टैगोर। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन है? अविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा एक बात बताइएगा, यूएसए की राजधानी जानते हैं? वाशिंगटन डीसी, यही ना है। अच्छा ये मुद्दे की बात जानते हैं, वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पे है? पोटोमेक नदी के। अरे वाह, इतना जानते हैं आप। अच्छा एक बात बताइए, एक अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, एक अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क है ना। अच्छा ये बताइएगा तो वो किस तट पे है? कोई जानते हैं तो बता दो। हम नहीं जानते हैं, आप लोग कमेंट में जवाब प्लीज़ दे दीजिएगा, ठीक ना। आप समझे? हाँ ठीक ना, बता दीजिएगा ना कमेंट में भाई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
टू बताइएगा, टू लाइफ्स पुस्तक का लेखक कौन है? हाँ बताइएगा। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। बताइएगा भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन है? बलदेव सिंह। कौन है? बलदेव सिंह। बताइए स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहाँ बने? केरल में। कहाँ बनी? केरल में। बताइएगा वह कौन प्रधानमंत्री थे जिसे संसद ने मतदान द्वारा मतलब पद से हटा दिया गया? वह प्रधानमंत्री जिसे संसद में मतदान के द्वारा पद से हटा दिया गया, वीटो से, वीटो के माध्यम से। कौन? वीपी सिंह। कौन है? वीपी सिंह। ठीक ना। बताइएगा उकाई पर देखिए संसद में सब वोट दिया, जो इसे हमें प्रधानमंत्री ने रखना है, अब विरुद्ध में ज़्यादा मत दे दिया। मान लीजिए 49 वोट है रखने वाले और 51 वोट है नहीं रखने वाले, तो हट गया। बात समझेगी ना? ओके समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़िए। बताइए उकाई परियोजना कहाँ है? उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में। उकाई परियोजना कहाँ है? गुजरात में। ठीक ना। बताइए किस नदी के तट, किस नदी पे बना है? उकाई परियोजना किस नदी पे है? हाँ ताप्ती, यही दिया है वहाँ, पता है ना। बताइएगा महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी। बताइएगा कोस्मोस के लेखक कौन है? कार्ल सगन। कार्ल सगन। कौन है? कार्ल सगन। बताइएगा सेल की स्थापना कब हुआ? 1974। सेल अब नहीं 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 अरे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया अब 1974। ठीक ना। चलिए देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? पुडुचेरी। कहाँ है? पुडुचेरी। बताइएगा लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। कौन जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। बताइएगा भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट। कौन है? जिम कॉर्बेट। बताइएगा मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। बताइएगा सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र राष्ट्रों में विघटन कब हुआ? 1951 में। कब हुआ? 1951 में। हाँ सॉरी 1991 में। कब हुआ? 1991 में। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था कितने देशों में हुआ था? 15 देशों में। कब हुआ था? 1991 को। बताइएगा मुगल काल का पहला हिंदी विद्वान कौन था? मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। बताइएगा भारत का परिस्थितिक तप्त स्थल, भारत का परिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है किसे? भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है पश्चिमी घाट को। किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। बताइएगा सुंदर वन के जंगलों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। बताइएगा सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का एसिडिक एसिड। द लास्ट चाइल्ड पुस्तक का लेखक? द लास्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद। कौन है? मुल्क राज आनंद। बताइएगा विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूनिसेफ। कौन? यूनिसेफ। कौन कहता है? यूनिसेफ। भटकल पतन किस राज्य में है? कर्नाटक में। बताइएगा नाम डफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किससे है? बांग्लादेश और भारत। बताइएगा फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? अहमदुल्ला। किसने किया था? अहमदुल्ला। किसने किया था? अहमदुल्ला। बताइएगा भारत का पहला सूफी संत कौन है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती। बताइएगा द फ्यूरर ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? बिमल जलान। कौन है? बिमल जलान। कौन है? बिमल जलान। बताइएगा आगा खां पैलेस कहाँ है?
पुणे में। आगा खां पैलेस कहाँ है? पुणे में। बताइएगा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। बताइएगा बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ? आगरा में। कहाँ हुआ? आगरा में। बोले मोहम्मद गोई ने मुल्तान पे अधिकार कब किया? 1175। मोहम्मद गोई ने मुल्तान पर अधिकार किया 1175। बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग। बताइएगा अरे हम क्या बोले गवर्नर जनरल, यहाँ दिया है गवर्नर, बात समझिए हम। बताइए डीएनए परीक्षण किसने विकसित किया था? अलेक जेफ्रिस। अलेक जेफ्रिस डीएनए परीक्षण द्वारा विकसित किया था किसने? अलेक जेफ्रिस। बताइएगा फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई है? हाँ बेन किंग्सले। बेन किंग्सले। बताइए इमाम बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव। बताइएगा विली विली हवा कहाँ के है? ऑस्ट्रेलिया। लिटमस प्राप्त होता है किससे? लाइकेन से। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। चलिए मेकाले पर्वतमाला कहाँ है? कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक का लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुआ? 1927। कब हुआ? 1927। भारतीय दंड संहिता लागू हुआ कब? 1882। 1862। चलिए दीजिए साइंस दीजिए। हाँ कहाँ से होगा? बताइए पल्लवन कहती हुई वस्तु का भार कितना होगा? कितना होगा? शून्य। बताइएगा एक क्यूरी उष्मा में कितने जूल? 4.2 जूल। बताइएगा पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्ड किस यंत्र से कहते हैं? हाइड्रोफोन। किसे कहते हैं? हाइड्रोफोन। बताइएगा फ़ारेनहाइट स्केल का न्यूनतम और अधिकतम तापमान कितना होता है? 32 है। न्यूनतम हो गया 32, अधिकतम हो गया 212 है। माइनस के बोल रहा था? माइनस से तनी का दिमागो चलाना है, दिमाग को बेच मत देना पड़ते समय, ठीक ना। बताइएगा बीटा किरण की प्रकृति कैसी होती है? ऋणात्मक। बताइएगा चलिए हाँ ओके बोलो। हाँ वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश का स्रोत है क्या कहलाता है? प्रदीप्त। क्या कहलाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? स्वसंजक बल। क्या कहते हैं? स्वसंजक बल। क्या कहते हैं? बताइएगा भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल को क्या कहते हैं? असंजक बल। क्या कहते हैं? असंजक बल। बताइए किसी पदार्थ के 1 ग्राम, कोई नहीं बोलिएगा, किसी पदार्थ के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तुम ही बोलो, हमने पूछेंगे उससे। तुम ही बोलो। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। चेंज कर दिए, जाओ बताइएगा माइका एंजेलो वायरस किससे संबंधित है? किससे है? माइका एंजेलो कंप्यूटर से। ये कौन है? जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। ये मतलब इसी के नाम पे था। चलिए बताइएगा किसी ऊंचाई पर वायुमंडलीय तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पे कम हो जाती है? कितनी ऊंचाई पे वायुमंडलीय तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाती है? 165 मीटर। कितना? 165 मीटर। बताइएगा हर्बर नियतांक का मान कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। बताइएगा एक कंपन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है?
आवर्तकाल। क्या कहता है? आवर्तकाल। बताइए अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हुआ? अपरिवर्तित। आवृत्ति क्या रहता है? अपवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। बताइएगा किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? याद रखिएगा, अर्धचालक का घटेगा, चालक का क्या होगा? बढ़ेगा। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? कितना होता है? 5.5। 5.5। सबसे कम घनत्व वाले ग्रह कौन है? हम नहीं जानते हैं, कमेंट में जवाब दीजिएगा। सबसे 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 कम घनत्व किसका होता है? इसका जवाब कमेंट में। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? इसका जवाब हम नहीं जानते हैं, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बताइएगा। अंतरिक्ष में पिंडों के बीच के कोण को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? अंतरिक्ष में पिंडों के बीच के कोण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? थेलोलाइट। किसका? थेलोलाइट। किसका? थेडोलाइट का। अंतरिक्ष में पिंडों के बीच के कोण को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? थेडोलाइट। किसका? थेडोलाइट। बताइएगा डायोड बल्ब के दो प्रमुख अवयव कौन कौन है? प्लेट और डायोड बल्ब के दो प्रमुख अवयव कौन कौन है? प्लेट और कैथोड। प्लेट और कैथोड। बताइएगा सन 1963 में भारत ने प्रथम रॉकेट परीक्षण कहाँ से किया था? सन 1963 में भारत ने प्रथम रॉकेट का परीक्षण कहाँ से किया था? थुम्बा। कहाँ? थुम्बा। थुम्बा कहाँ? केरल में। थुम्बा कहाँ? केरल में। थुम्बा कहाँ? केरल में। बताइएगा वरुण का सूर्य के परितः भ्रमण काल कितना है? 84 वर्ष। 84 वर्ष। अरुण का सूर्य के परितः भ्रमण काल कितना है? 84 वर्ष। बताइएगा ध्रुव का नति कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। बताइएगा पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बताइए घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। किसे कहते हैं? अरुण को। बताइएगा पैराशूट का आविष्कार कौन किया था? जीन पीरे क्वानचार्ड। जीन पीरे क्वानचार्ड। बताइएगा सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा की असीम राशि को सही व्याख्या करने का श्रेय किसे देते हैं? हेली हेंस ने बताए थे। जो नाभिकीय संघनन अभिक्रिया जो हुआ था, हेली हेंस बताया था 10 पे पावर 60 डिग्री सेल्सियस पे होगा। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करेगा। इस अभिक्रिया को किसने बताया था? हेली हेंस ने। बताइएगा प्रतिदीप्त घनत्व का मात्रक क्या है? लक्ष्य। क्या है? लक्ष्य। बताइए भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया था? भास्कर 1। ध्यान से सुनिएगा भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के बाद, ठीक सुने पहले, भारत ने अपना प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के बाद किस उपग्रह का सफल परीक्षण किया था? भास्कर फर्स्ट। भारत का प्रथम उपग्रह कौन हो गया? आर्यभट्ट। दूसरा कौन हो गया? भास्कर फर्स्ट। दूसरा कौन हो गया? भास्कर फर्स्ट। कब हुआ था? 1979। अब बताइएगा कमेंट में आप लोग आर्यभट्ट का परीक्षण कब किया था? इसका जवाब कमेंट में। 19 अप्रैल 1975। उसके 4 साल के बाद। बताइएगा रिमोट कंट्रोल में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का इस्तेमाल होता है? रिमोट कंट्रोल में अवरक्त। किसका? अवरक्त का। किसका? अवरक्त का। बताइएगा द्रव का ताप घटने से उसके वाष्पन की दर पे क्या प्रभाव होता है? क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। बताइए 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? 10 पे पावर -12 सेकेंड। 10 पे पावर -12 सेकेंड। बताइएगा सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी होती है? अवरक्त तरंगे। कौन होती है? अवरक्त तरंगे। बताइएगा अवरक्त तरंग, सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी होती है? अवरक्त। बताइएगा
कोस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? जेसी बोस। किसने किया था? जेसी बोस। जेसी बोस, हाँ, जगदीश चंद्र बोस, वही हो गया। बताइएगा, हवाई जहाज में चालक के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? कॉकपिट। क्या कहते हैं? कॉकपिट। क्या कहते हैं? कॉकपिट। हवाई जहाज में चालक के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? कॉकपिट। बताइएगा, किस यंत्र की सहायता से फिल्म के बीम को पर्दे पर उतारा जाता है? एपिडास्कोप। एपिडास्कोप। बताइए, किस यंत्र की सहायता से फिल्म के बीम को पर्दे पर प्रक्षेपित करते हैं? किससे? एपिडास्कोप से। बताइएगा, 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने के लिए कितने जूल ऊर्जा की प्राप्ति होती है? 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर कितने जूल ऊर्जा की प्राप्ति होगी? 9 × 10⁻13 जूल। 1 ग्राम द्रव्यमान अगर ऊर्जा में बदलता है तो कितने जूल ऊर्जा की प्राप्ति होगी? 9 × 10⁻13 जूल। बताइएगा, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत धात्विक कोड है? 16%। कितना? 16%। बताइएगा, किस यंत्र की सहायता से अल्ट्रासोनिक तरंग उत्पन्न होता है? सोनार। किससे? सोनार से। हाँ जी। बताइएगा, जब उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधी रेखा में बिना माध्यम के चली जाती है तो इसे क्या कहते हैं? रेडिएशन। इसे क्या कहते हैं? रेडिएशन। क्या कहते हैं? बताइएगा, त्रिविमीय फोटोग्राफी किसकी देन है? त्रिविमीय फोटोग्राफी डेनिस गेगर। डेनिस गेगर। डेनिस गेगर। त्रिविमीय फोटोग्राफी किसकी देन है? डेनिस गेगर। किसकी देन है? डेनिस गेगर की। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों के रूप में गमन करता है। इन बंडलों को क्या कहते हैं? फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। बताइएगा, सेक्सटेंस का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने में। किसके में? ऊंचाई मापने में। बताइएगा, वास्तविक गैस किसके नियम का पालन करता है? वंडरवाल के नियम का। किसके नियम का? वंडरवाल के नियम का। बताइएगा, दक्षिण आघूर्ण का क्या चिन्ह होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? बताइएगा, जब दाब नियत हो तो गैस का आयतन ताप का समानुपाती होता है। दाब नियत हो तो गैस का आयतन ताप का समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? चार्ल्स ने। किसने दिया था? कोस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? कोस्मोग्राफ का जगदीश चंद्र बोस। किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस। पता है, घेरू वायरिंग के अर्थ वायर का विभव कितना होता है? घेरू वायरिंग में अर्थ वायर पर विभव कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। पता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ है? भुवनेश्वर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाले किन किरणों का अवशोषण करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य से आने वाली किन किरणों का अवशोषण करती है? अवरक्त किरणें का। किसका? अवरक्त किरणें का। बताइएगा, पॉइंट और पी का किसके मापन की इकाई है? मुद्रा के आकार के। मुद्रा के आकार के। बताइए, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। बताइए, सर्वाधिक बेधम क्षमता वाली किरण कौन सी है? गामा किरण। बताइएगा, लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक। 8 बिट कोड कितने चिन्ह विद्यमान होते हैं? 8 बिट कोड में कितने चिन्ह विद्यमान होते हैं? 256। कितना? बताइएगा, ड्रेसिंग टेबल पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण। किसका? समतल दर्पण। बताइएगा, ताप, आर्द्रता और दाब में किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? दाब का। किसका? ध्वनि की चाल पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किस द्रव की होती है? पानी की। चलते हैं भाई, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। दी थी नहीं, कल से पूछ लेंगे। चलिए, आप लोग को जो है ना जल्द ही अकेले में क्यूज हम देंगे, क्योंकि यहाँ जो है ना अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और कुछ पढ़ाना भी रहता है। ये लोग बहुत, कोई अमेरिका से आता है, कोई यूरोप से आता है, कोई दक्षिणी अमेरिका से आता है। आप लोग समझ सकते हैं, अमेरिका यूरोप बहुत दूर से आता है और गर्मी देख रहे हैं यहाँ भागलपुर में बहुत ज़्यादा है, तो टाइम कम है, तो इसीलिए हम
ऑनलाइन वाले को कोई लॉस ना हो और इन लोग को भी ऑफलाइन वाले को भी लॉस ना हो, इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाले हैं। आप लोग को हम अकेले में वीडियो बना कर देंगे ताकि बिहार पुलिस तक सिलेबस को बहुत ही बेहतर तरीक़ा से हो। और जल्द ही मैराथन क्लास लाएंगे 2-3 घंटा का। चलते हैं, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।